हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए हाल ही परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें इन क्लास में कराया जाएगा। क्लास स्टार्ट हुई इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके इससे संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सारे आपको टॉपिक्स में देखने को मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी नोट्स हैं और ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर नोट्स तैयार किए गए हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट के बारे में जितने भी बच्चे पूछ रहे थे, ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों की संख्या 1000 रहने वाली है और इसका जो प्राइस है 150 रुपए है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है और प्रश्नों की बात की जाए तो 750 प्रश्न इसमें मिल जाएंगे और इसका प्राइस 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए जीएस के प्रैक्टिस सेट में तो इसमें प्रैक्टिस जो सेट है टोटल 15 है और इसका जो प्राइस है 99 है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं वे कहलाते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, भूमिका निभाना, जीवन यात्रा के संस्कार, परिस्थिति को निश्चित रूप देना, विन्यास। जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो जीवन यात्रा के संस्कार है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जीवन यात्रा के संस्कार की बात किसने की थी, वॉन ग्नैप से यह संबंधित है। यहाँ पर बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है, सही क्या है, और ये संस्कृतिकरण से संबंधित है। ठीक है, संस्कृतिकरण से संबंधित कौन सा यहाँ पर सही है कथन। देखिए 4 दिए गए हैं। पहला है संस्कृतिकरण का परिवर्तन, आलिंग जनित परिवर्तन, सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन। यहाँ पर क्या होगा, एम.एन. श्रीनिवास का ये कॉन्सेप्ट है संस्कृतिकरण का, आपको कई बार बताया गया है। ठीक है, श्रीनिवास का ये कॉन्सेप्ट है संस्कृतिकरण का। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है किस पुस्तक में श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की बात की है, तो बुक का नाम क्या है, रिलीजन एंड सोसाइटी among the Kurks of साउथ इंडिया। ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में ही इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। संस्कृतिकरण होता क्या है, इसमें कोई निम्न जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के जीवन संस्कार, उनका जो लाइफ स्टाइल है, धार्मिक कर्मकांड है, उन सभी का अनुकरण करती है ताकि उनका जाति पद क्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। और ध्यान रखिएगा ये पद में परिवर्तन है। ठीक है, जाति में परिवर्तन किसी भी तरह का नहीं होता है, पद में परिवर्तन आता है। और यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प सी हो जाएगा, आलिंग जनित परिवर्तन और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खीम ने निम्नांकित में से किस कथन में पहचाना है। मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव, दंड का भय, समाज का लचीलापन, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खीम ने निम्नांकित में से किस कथन में पहचाना है, सही क्या होगा। और दुर्खीम का क्या कहना था कि जो अपराध है ये सभी समाजों में पाया जाता है, ऐसा कोई भी समाज नहीं है जो अपराध मुक्त हो। सभी समाजों में अपराध देखने को मिलता है, किसी समाज में अपराध ज्यादा होगा देखने को मिलेगा, किसी समाज में कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और दुर्खीम की अवधारणाओं की बात की जाए तो सामाजिक श्रम विभाजन का इनका सिद्धांत है।
सामाजिक श्रम विभाजन का इन्होंने सिद्धांत दिया है। सामाजिक तथ्य यानी कि जो सोशल फैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इनका है। सामूहिक प्रतिनिधान का कॉन्सेप्ट इन्होंने दे रखा है। सामूहिक प्रतिनिधान का जो कॉन्सेप्ट है ये दुर्खीम ने दिया हुआ है। आत्महत्या इनका सिद्धांत रहा है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत दे रखा है। तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। सामाजिक एकता का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। तो ये इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं दुर्खीम के, इन्हें याद रखिएगा। यहाँ पर मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यह किसका तर्क है कि अपराध ईमानदार विवेक को एक साथ लाता है और उन्हें केंद्रित करता है। विकल्प में है लेविस्ट्रॉस, दुर्खीम, मर्टन, एंजल्स। अपराध ईमानदार विवेक को एक साथ लाता है और उन्हें केंद्रित करता है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? लेविस्ट्रॉस, दुर्खीम, मर्टन, एंजल्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दुर्खीम, विकल्प बी। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है गैर साक्षरों से आंकड़े एकत्रित करने के लिए कौन सी पद्धति ज्यादा उपयुक्त है? प्रश्नावली, अवलोकन, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। गैर साक्षरों से आंकड़े एकत्रित करने के लिए इनमें से कौन सी पद्धति ज्यादा उपयुक्त मानी जाएगी? यहाँ पर विकल्प होगा बी। ठीक है, अवलोकन होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। अवलोकन की बात की जाए तो अवलोकन को शास्त्रीय पद्धति भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अवलोकन को शास्त्रीय पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, और सहभागी अवलोकन की बात की जाए, सहभागी अवलोकन, तो सहभागी अवलोकन का जो सबसे पहले प्रयोग है ये किसके द्वारा किया गया है? लिंडमैन के द्वारा किया गया है। लिंडमैन के द्वारा। पुस्तक कौन सी इनकी? सोशल डिस्कवरी है। ठीक है, सोशल डिस्कवरी है, ये आती है 1924 में। सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग सबसे पहले लिंडमैन ने किया है। सोशल डिस्कवरी 1924 में इनकी पुस्तक आती है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, अवलोकन होगा सही आंसर। प्रश्न है वैदिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य पूछा जा रहा है, क्या है? देखिए विकल्प है यहाँ पर संबंधों के बारे में समानीकरण करना, परिदृश्य के वांछित संबंधों की छानबीन करना, परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना, या फिर परिदृश्य के चयनित संबंधों से उसे संबंधित करना। वैदिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य पूछा जा रहा है, क्या होगा उद्देश्य इसका? परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बर्गेस ने वैदिक अध्ययन पद्धति को, बर्गेस ने क्या कहा था? एक इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, वैदिक अध्ययन पद्धति को बर्गेस ने क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शी पद्धति कहा था। वैदिक अध्ययन पद्धति सूक्ष्मदर्शी पद्धति है, ये कहना बर्गेस का था। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। प्रश्न है पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया? ऑप्शंस में दुर्खीम है, मैक्स वेबर है, एलएच मॉर्गन और वेबलन यहाँ पर दिए गए हैं। पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है? किसके द्वारा किया गया है? दुर्खीम के द्वारा किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। खोजपूर्ण जांच के प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच भेद किसने किया है? ऑप्शंस में है रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन। खोजपूर्ण जांच के प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच किसने भेद किया है? सही आंसर यहाँ पर दुर्खीम होगा। ठीक है, दुर्खीम होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम क्या कहते हैं? समाजशास्त्र, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। और दुर्खीम किससे प्रभावित थे? दुर्खीम प्रभावित थे अगस्त कॉम्ट से, और इसके अलावा सेंट साइमन से। सेंट साइमन जो कि अगस्त कॉम्ट के गुरु थे। ठीक है, अगस्त कॉम्ट और सेंट साइमन से दुर्खीम प्रभावित थे। दुर्खीम को अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर दुर्खीम होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सर्वेक्षण शोध का संस्थापक जनक किसे कहा जाता है? सर्वेक्षण शोध का संस्थापक कौन है? कौन है सर्वेक्षण शोध का जनक? ऑप्शंस में है चार्ल्स बूथ, पी.एफ. लर्जार्सफेल्ड, आर.के. मर्टन, डब्ल्यू.जे. गुडे। कौन है सर्वेक्षण शोध का
जनक या संस्थापक। कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा? पी एफ लजार्सफील्ड। ठीक है, पी एफ लजार्सफील्ड होगा। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है एकल अध्ययन में सम्मिलित है। ऑप्शंस देखिए, परिमाणात्मक विश्लेषण, परिमाणात्मक और गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण या फिर उपयुक्त सभी यहां पर सही होगा। एकल अध्ययन में क्या सम्मिलित होगा? गुणात्मक विश्लेषण, यहां पर विकल्प सी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर किसने ध्यान दिया? कोजर, डेरेंड्रॉफ, कोलिंस, सिमिल। एंड जितने भी लोग हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम्स आप देख रहे हो, इस क्लास के लिए, परीक्षा के लिए आप देख रहे हो ये क्लास, या राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले हो, नेट का एग्जाम देने वाले, यूपी पीजीटी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अभी हाल ही में जिन परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें ही इस क्लास में शामिल किया गया है, तो ज़रूर देखिएगा ये सारे प्रश्न, क्योंकि जो पहले एग्जाम्स में देखा जाता था ना प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, वह ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको नए प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षाओं में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी हाल ही में परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हैं उन्हें ज़रूर अच्छे से देखिए। संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर ध्यान किसने दिया है? यहाँ पर कौन होगा? लेविस कोजर हो जाएगा। ठीक है, लेविस कोजर हो जाएगा। कोजर किससे प्रभावित थे? सीमेल से प्रभावित थे। ठीक है, कोजर सीमेल से प्रभावित थे और कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसका है? लेविस कोजर का है। ठीक है, और टर्नर ने ही इनके संघर्ष सिद्धांत को प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहा था। ठीक है, टर्नर ने ही कोजर के संघर्ष सिद्धांत को प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा था। ये कोजर का है संघर्ष सिद्धांत। चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा मेलानोव्स्की के सोपानिक क्रम में व्यवस्था के 3 स्तरों के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शंस में है प्रतीकात्मक व्यवस्था, सामाजिक संरचनात्मक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था, जैविकी व्यवस्था। निम्नांकित में से कौन सा मेलानोव्स्की के सोपानिक क्रम में व्यवस्था के 3 स्तरों के साथ संबंधित नहीं है? कौन सा विकल्प हो जाएगा यहाँ पर? विकल्प सी, व्यक्तित्व व्यवस्था। ठीक है, व्यक्तित्व व्यवस्था होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेलानोव्स्की की बात आती है तो मेलानोव्स्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है। व्यक्तिवादी प्रकारवादी में मेलानोव्स्की का नाम आता है, इन्हें कहा जाता है। इन्होंने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत है इनका। जादू की बात की जाए तो जादू के 2 प्रकार बताए थे इन्होंने। काला जादू, दूसरों को हानि कष्ट पहुंचाने के लिए जो किया जाता है वो काला जादू है। सफेद जादू, दूसरों के कल्याण के लिए जो किया जाता है, दूसरों की भलाई के उद्देश्य से जो किया जाता है उसे हम सफेद जादू कहते हैं। यहाँ पर जादू के 2 प्रकार, व्हाइट एंड ब्लैक मैजिक किसके द्वारा बताए गए हैं? मेलानोव्स्की के द्वारा बताए गए हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा पैरेटो के अतार्किक क्रिया की अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शंस है अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं क्रिया के निर्धारक है, अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं क्रिया के निर्धारक नहीं है, अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं गहरी असीम भावनाओं की अभिव्यक्तियां हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही क्या होगा? पैरेटो के अतार्किक क्रिया की अवधारणा से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर होगा अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं गहरी असीम भावनाओं की अभिव्यक्तियां हैं। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। माइंड एंड सोसाइटी पैरेटो की पुस्तक है। ठीक है, 2 तरह की क्रियाओं की बात की थी, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? चक्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है सामाजिक परिवर्तन के, तो ऑप्शंस में है स्पेंसर, टॉयनबी, लिप्सेट, हॉबहाउस। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर स्पेंसर होगा। स्पेंसर ने सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत दिया था। प्रश्न है, समाजीकरण की निम्नांकित अवस्थाओं के अनुक्रम को ठीक तरह से व्यवस्थित करिए। पूर्वभाषी, बच्चा, शिशु, प्रौढ़ और किशोर यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा?
समाजीकरण की बात की जाए तो समाजीकरण की बात सबसे पहले जॉर्ज हर्बर्ट GH मीड ने की थी समाजीकरण की बात। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, कुछ विशेषताएं आपको इससे जुड़ी हुई बताई जा रही है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। सीखने की प्रक्रिया है, चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो ये जीवन प्रयत्न चलेगी, ठीक है, याद रखिएगा जीवन प्रयत्न चलेगी। जीवन प्रयत्न चलेगी तो यह गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी। निरंतरता होती है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा निरंतरता होती है। प्रारंभिक अवस्था ये किससे पूछी जाती है समाजीकरण की, प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है, तो ध्यान रखिएगा बाल्यावस्था होती है, ठीक है, कौन होती है, बाल्यावस्था होती है। एक प्रश्न आता है महत्वपूर्ण अवस्था का, महत्वपूर्ण अवस्था समाजीकरण की किशोरावस्था है, ठीक है, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण अवस्था किशोरावस्था है समाजीकरण की। और यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प सी है। शिशु हो जाएगा, उसके बाद बच्चा आएगा, फिर किशोर आएगा, फिर उसके बाद प्रौढ़ आएगा और फिर पूर्वभाषी। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। प्रश्न है समाज के अधिकांश सदस्यों के ध्यान दिए बिना जो कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाएगा, प्रत्यक्ष परिवर्तन, प्रच्छन्न परिवर्तन, सापेक्ष परिवर्तन या फिर निरपेक्ष परिवर्तन। समाज के अधिकांश सदस्यों के ध्यान दिए बिना कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर प्रच्छन्न परिवर्तन होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन क्या है, तो कोई भी वस्तु ले ले या हम कोई भी इकाई ले ले, जब उस किसी वस्तु या इकाई में दो अलग अलग समय में जो हमें भिन्नता देखने को मिलेगी वही क्या है, परिवर्तन है। लेकिन जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन तीन पक्षों को प्रभावित करता है। एक तो समूह के व्यवहार को, ठीक है, एक समूह के व्यवहार को प्रभावित करता है, दूसरा सामाजिक संरचना, ठीक है, दूसरा सामाजिक संरचना और तीसरा संस्कृति। तो जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें इन तीनों में ही हमें सामाजिक परिवर्तन को समझना है। इन तीनों ही पक्षों में होने वाला जो परिवर्तन है ये सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। क्लियर, चलिए आगे देखिए। प्रश्न है वेबर के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया प्रारूप विज्ञान का हिस्सा निम्नांकित में से एक नहीं है और ये पहचानना है कौन सा है। जनतांत्रिक, पारंपरिक, मूल्यांकन, तर्कणा परक यहाँ पर ऑप्शंस है। वेबर ने सामाजिक क्रिया की बात की थी, 4 तरह की सामाजिक क्रिया की बात की थी, इनमें से कौन सी नहीं है ये बतानी है। कौन सी हो जाएगी, जनतांत्रिक हो जाएगी, ठीक है, जनतांत्रिक नहीं है, इसकी जगह क्या होगी, भावात्मक सामाजिक क्रिया होगी। क्या होगी, भावात्मक सामाजिक क्रिया होगी। अच्छा, सामाजिक क्रिया की बात की गई है तो सामाजिक क्रिया की बात वेबर ने किस पुस्तक में की है, ठीक है, बुक भी पूछ लिया जाता है तो बुक का नाम क्या है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकी पुस्तक है, ठीक है। 1925 में ये पुस्तक आती है, वर्ष भी याद रखिए, कई बार पूछा जाता है। किस बुक में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बुक का नाम क्या है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सोशल एक्शन की बात की है। और इस पुस्तक में इन्होंने व्याख्यात्मक बोध की भी बात की है, ये भी याद रखिएगा, व्याख्यात्मक बोध की भी बात इसी पुस्तक में वेबर द्वारा की गई है। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है समूह का अंतर समूह और बाह्य समूह में वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है। ऑप्शंस में है टॉनी, स्कूले, होम्स, समना। समूहों का अंतर समूह और बाह्य समूह में जो क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा किया गया है। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की बात किसने की थी, समनर ने की थी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समनर। फोकवेज इनकी पुस्तक है और जो कि 1900 में भी 6 में आती है या 1905 समथिंग ऐसे कुछ आती है। और नृजातीय केंद्रवाद, ठीक है, नृजातीय केंद्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो समनर के द्वारा दिया गया। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपनी संस्कृति का मूल्यांकन दूसरे संस्कृति से करता है, जिसमें व्यक्ति अपने समूह का मूल्यांकन दूसरे समूह से करता है। तो जो आधार होता है वो व्यक्ति अपनी ही संस्कृति को आधार मानकर करता है। तो इसमें वो पाता है कि उस व्यक्ति का जो कल्चर है वो दूसरे व्यक्ति से उसकी संस्कृति क्या है, बेहतर है, ठीक है। तो यही नृजातीय केंद्रवाद है और ये समनर के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है।
अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की है? ऑप्शंस में है हेनरी मैन, किंग्सले डेविस, आर.एम. मैकएवर, एच.एम. जॉनसन। ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की है? कौन सा यहाँ पर सही होगा? हेनरी मैन होगा। ठीक है, हेनरी मैन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, नातेदारी के अध्ययन में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? टाइलर, मॉर्गन, मैलोनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर ऑप्शंस है। नातेदारी के अध्ययन में पहला महत्वपूर्ण योगदान किसका माना जाता है? मॉर्गन का माना जाता है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर होगा। और मॉर्गन ने परिवार के जो अवस्थाएं थी, ये उद्विकासीय स्तर पर परिवार की 5 अवस्थाओं की बात की थी। ठीक है, ये 5 जो अवस्थाएं हैं परिवार की, ये भी सही क्रम में लगाने को आता है। तो सबसे पहले जो परिवार की इन्होंने बात की है, ये समरक्त परिवार की बात की है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? समरक्त परिवार हो जाएगा। दूसरे की बात हम करें तो यहाँ पर समूह परिवार हो जाएगा। ठीक है, समूह परिवार है। फिर युगल परिवार आएगा, युगल परिवार आएगा। फिर पित्त सत्तात्मक आएगा, पित्त सत्तात्मक परिवार आएगा। फिर एक विवाही परिवार आएगा। ये 5 अवस्थाएं परिवार की उद्विकासीय स्तर पर बताई हैं मॉर्गन ने। पहला समरक्त हो जाएगा, फिर समूह विवाही परिवार हो जाएगा, युगल परिवार है, पित्त सत्तात्मक परिवार है और एक विवाही परिवार है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मॉर्गन सही है। प्रश्न है, सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और लिंग समूह, भीड़ उदाहरण है। ऑप्शंस है प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अनौपचारिक या फिर अर्ध समूह। सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और लिंग समूह, भीड़, ये सभी किसके उदाहरण आएंगे? किसके हैं? प्राथमिक समूह के हैं, द्वितीयक समूह के हैं, अनौपचारिक है या फिर अर्ध समूह के हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अर्ध समूह होगा, क्वाइसी ग्रुप होगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट की बात जिन्सबर्ग ने की थी। और जिन्सबर्ग के अलावा और कौन है? बोटोमोर। ठीक है, बोटोमोर का भी नाम आता है, तो दोनों ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, अर्ध समूह क्वाइसी ग्रुप को क्या कहा जाता है? कि व्यक्तियों का किसी जगह पर इकट्ठा होना है, व्यक्तियों का संकलन है। और व्यक्तियों के ऐसे संकलन में निश्चित संरचना संगठन का अभाव होता है। एक दूसरे के प्रति ये लोग जागरूक नहीं होते हैं कि वे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। जैसे कि बस स्टैंड पर बस का वेट करते हुए, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का वेट करते हुए। तो ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम अर्ध समूह क्वाइसी ग्रुप कहेंगे, जिसमें निश्चित संरचना संगठन का अभाव है, लोगों में जागरूकता का अभाव है कि वे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। ऐसे ग्रुप को जो जिन्सबर्ग ने क्या कहा था? क्वाइसी ग्रुप, अर्ध समूह या आभासी समूह कहा था। ठीक है, आभासी समूह भी इसे कहा जाता है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायत गठन का निर्देश दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायत गठन का निर्देश दिया गया है? यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं 20, 41, 37 और 40। कौन से अनुच्छेद के तहत पंचायत गठन की बात की गई है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य श्रमिकों का उद्योग पर नियंत्रण करना है, यह किसने कहा था? ऑप्शंस में है वीवी गिरी, जीडीएच कोल एंड बैरॉन आर.ए. लिस्टर। श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य श्रमिकों का उद्योग पर नियंत्रण करना है, यह किसके द्वारा बात कही गई है? सही यहाँ पर होगा जीडीएच कोल। ठीक है, जीडीएच कोल होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, पारंपरिक शक्ति व्यवस्था में कौन सा आयाम सही नहीं है? जमींदारी प्रथा, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, ग्राम पंचायत, जाति प्रथा। यहाँ पर ऑप्शंस है। पारंपरिक शक्ति व्यवस्था में कौन सा आयाम सही नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? शैक्षणिक पृष्ठभूमि हो जाएगा, शैक्षणिक पृष्ठभूमि हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने तर्क दिया है कि मानव क्रिया सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों से निर्देशित और नियंत्रित होती है? ऑप्शंस में है मैलोनोव्स्की, मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम।
यह किसका तर्क है कि मानव क्रिया सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों से निर्देशित और नियंत्रित होती है? बताइए। पार्सन्स का कहना है, ठीक है, पार्सन्स का कहना है विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित इनकी जो पुस्तक है द सोशल सिस्टम है, और ये कब आती है? 1951 में आती है, 1951 में आती है। और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 4 पूर्व आवश्यकताओं को बताते हैं। 4 पूर्व आवश्यक शर्तें, आप कह लीजिए आवश्यक शर्तों की बात करते हैं, और ये कौन सी हैं? AGIL है, ठीक है, AGIL है, ये 4 शर्तें हैं। और इसका अगर हम बात करें, इसको क्या कहेंगे हम? अनुकूलन, लक्ष्य, एकीकरण, यथास्थिति कहेंगे। इसको सीक्वेंस में भी लगाने को आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुकूलन, लक्ष्य, एकीकरण, यथास्थिति। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा पार्सन सही। प्रश्न है सामाजिक विकास की अवधारणा के 3 परस्पर जुड़े हुए पक्ष कौन से माने जाते हैं? कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर? सामाजिक विकास की अवधारणा के 3 परस्पर जुड़े हुए पक्ष कौन से माने जाते हैं? प्रतिमानात्मक, मूल्यांकनात्मक और क्रियात्मक। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? डेविड मेडलबॉम, रॉबर्ट रेडफील्ड, शॉ क्लिफोर्ड, ऑस्कर लेविस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? किसका ये कॉन्सेप्ट है? ऑस्कर लेविस का है। ऑस्कर लेविस ने निर्धनता की संस्कृति या गरीबी की संस्कृति का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। और जजमानी व्यवस्था की भी बात इन्होंने की थी। ऑस्कर लेविस ने जजमानी व्यवस्था को इन्होंने क्या कहा था? जजमानी व्यवस्था शोषणात्मक संस्था है। ठीक है, जजमानी व्यवस्था क्या है? शोषणात्मक संस्था है। ये कहना किसका था? ऑस्कर लेविस का कहना था। ठीक है, निर्धनता की संस्कृति का भी कॉन्सेप्ट ऑस्कर लेविस का है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है भारत की जनसंख्या नीति को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका है? ऑप्शन है परिवार नियोजन सेवाओं और बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराना, प्रजनन स्वास्थ्य पर शैक्षणिक कार्यक्रम लागू करना, सूचित प्रजनन विकल्पों के लिए एक सहायक वातावरण बनाना, उपरोक्त सभी। भारत की जनसंख्या नीति को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका है? ये सभी हो जाएंगे। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्दावली का निर्माण सबसे पहले किसने किया? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्दावली का निर्माण सबसे पहले किसने किया? ऑप्शंस में मर्टन, दुर्खीम, ब्लूमर, अगस्त कॉम्ट दिए गए हैं। यहाँ पर ब्लूमर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है किसका कथन है कि मानवतावाद और बुद्धिवाद पश्चिमीकरण का एक अंग है? ऑप्शंस में है एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, SC दुबे, DP मुखर्जी। मानवतावाद और बुद्धिवाद पश्चिमीकरण का अंग है, यह कहना किसका है? यहाँ पर सही हो जाएगा योगेंद्र सिंह। ठीक है, योगेंद्र सिंह होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। आधुनिकता को मूल्यों की गठरी कहा था जो मानव को निर्धारित करती है। इस तरीके से इनका स्टेटमेंट आता है परीक्षाओं में। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।